नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं खास मुलाकात और खास मुलाकात में हम चर्चा करेंगे डीडीसी चुनावों को लेकर ही, क्योंकि सरगर्मियां जिस तरह से बढ़ती जा रही हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंदर, वो देखते ही बन रहा है। हर एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप पर प्रत्यारोप लगा रही है और उस पर भी प्रतिक्रिया लेना बहुत जरूरी है कि आखिर कितना सच और कितना झूठ है। उसके साथ ही आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कार्यक्रम में, वो है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर। बहुत बहुत स्वागत सर कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरह से डीडीसी चुनाव हम देख रहे हैं कि चरम पर पहुंच चुके हैं और पहला चरण हो चुका है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, तो जाहिर तौर पर आम जनता इस वक्त प्रतिक्रिया जो है वो जानना चाहती है, क्योंकि एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप पर प्रत्यारोप लगा रही है। आपकी कोई प्रतिक्रिया? मैं इतना ही कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की जनता का आभार, जिन्होंने जिला विकास परिषद के चुनावों में भाग लिया और नए डीडीसी के सदस्यों को चुनेंगे। अपने प्रदेश के विकास के लिए लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। उन ताकतों को एक कड़ा जवाब मिला है। जो लोग पहले चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते थे, भाग लिया तो गुपकार गैंग बना कर लिया और फिर डर पैदा किया कि लोग हथियार उठाएंगे, बुलेट चलेगी। लेकिन जनता ने बता दिया वो मोदी जी के साथ हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हैं। ज़्यादा मतदान किया, बुलेट को हराया और बैलेट में बटन दबाया। ये दिखाता है कि जनता का विश्वास विकास में है, नरेंद्र मोदी जी में। एक और बात निकलकर सामने आई है जिसमें गुपकार डिक्लेरेशन है, यानी कि गुपकार गठबंधन के अंदर पीडीपी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, पीपल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस सब एकजुट हुए हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता की तरफ से आपकी काफी ज्यादा प्रशंसा जो है वो की गई है। एक प्रशंसा के तौर पर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं जिसमें उन्होंने कह दिया है कि अनुराग ठाकुर एक युवा नेता हैं और बहुत अच्छा जाना माना एक चेहरा वो बने हैं, और जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर पहुंचे हैं तो बदलाव किस तरह से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर होने चाहिए वो बेहतर जानते होंगे। उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया आपकी? मैं पहले तो उनका आभारी हूँ। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि साथ लगते पहाड़ी राज्य हिमाचल से मैं आता हूँ। हम सबसे पहले चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में शांति हो, यहाँ का नौजवान पथराव ना करे, यहाँ का नौजवान अलगाववाद की सोच के साथ ना जाए, और उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हम चाहते हैं यहाँ के युवाओं को 70,000 सरकारी नौकरियाँ मिले, उसकी हमने शुरुआत की है। हम चाहते हैं कि स्थानीय युवाओं को ही नौकरी मिले जो यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर और इन्वेस्टमेंट्स आएँ, लोग निवेश करें, रोजगार मिले। दूसरा, हमारा जो हम केंद्र से बड़ी बड़ी परियोजनाएं लाते हैं, एम्स अस्पताल जम्मू और कश्मीर के लिए, आईआईटी जम्मू कश्मीर के लिए, आईआईएम जम्मू कश्मीर के लिए, फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी 2 कैंपस जम्मू और कश्मीर के लिए, ये सब नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 5 मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज दिए। ये है युवाओं को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, बड़ी पदों पर पहुंचाना, उज्जवल भविष्य देना। वी वॉन्ट अ ब्राइट फ्यूचर फॉर द यूथ ऑफ JNK, और उसके लिए हम नींव रख रहे हैं, आधार रख रहे हैं। और मैं कहूँगा अगर सभी राजनीतिक दल मिलकर सहयोग करेंगे तो जो 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर ने खोया है उसको वापस पाया जा सकता है। अटल जी के बाद नरेंद्र मोदी जी दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को दिल खोलकर विकास करने का काम किया। एक तरह से अपना राज्य मानकर, अपना घर मानकर इसका विकास किया। बाढ़ आई तो भी आए, चीन ने अतिक्रमण करने का प्रयास किया तब भी लद्दाख में आए, उससे पहले भी कारगिल और बाकी क्षेत्रों में आए। जब दिवाली मनानी थी कश्मीर में आए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर के मेरे भाई और बहनों, जिन लोगों ने 2-3 परिवारों ने 70 वर्षों तक केवल अपने परिवार को पालने पोसने का, बच्चों को अच्छी तालीम शिक्षा देने का, देश और दुनिया में अवसर दिया, लेकिन आपके बच्चों के हाथ में बंदूक और पत्थर उठाने के लिए मजबूर किया। अपने आलीशान घर जम्मू, श्रीनगर और दिल्ली और विदेशों में बनाए, लेकिन आपको 2-3 कमरों में बिन बिजली के रहने पर मजबूर किया। अपने घरों में उनके पानी आता है, लेकिन मेरी बाकी बहनों को कई किलोमीटर तक पानी लेने जाना पड़ता है। तो ये है जो पिछले 70 सालों में आपके साथ हुआ। मोदी जी आए हैं जिन्होंने हर गांव तक बिजली पहुंचाई, अब सड़क पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और जल जीवन मिशन में 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करके हर घर में नल से स्वच्छ जल देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी।
महबूबा मुफ्ती आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इंक्वायरीज पर इंक्वायरीज जो है वो बिठाई जा रही है, जिसमें रोशनी एक्ट को लेकर बातचीत करने की कोशिश की गई है कि रोशनी एक्ट को लेकर पीडीपी कार्यालय के अंदर सारे दस्तावेजों को खंगाला गया है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा है। और जाहिर तौर पर उन्होंने आरोप लगा दिया है कि डीडीसी के चुनाव जो इस वक्त चल रहे हैं चरम पर दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही कार्यवाहियां जो है वो की जा रही हैं। ईमानदारों से हमें बैर नहीं, बेईमानों की खैर नहीं। ये महबूबा जी सुनकर चलें, गुपकार गैंग सुनकर चलें। जिन्होंने प्रदेश की सरकारी ज़मीन, वन विभाग की ज़मीन को लूटा है, कब्जा किया है और 3,42,000 कनाल ज़मीन राज्य की हड़प गए। ये लोग 25,000 करोड़ रुपया जमा कराना था, खजाने में नहीं कराया इन लोगों ने, मात्र 76 करोड़ रुपये जमा कराया। अगर ये लोग नहीं जमा कराते हैं तो सीबीआई भी कार्रवाई करेगी, कोर्ट भी कार्रवाई करेगी और जो उचित दंड देना होगा वो सब भी इनके लिए करके देंगे। वो जमाने चले गए महबूबा जी और गुपकार गैंग के लोगों, सुन लो, कि जब यहाँ पर करप्शन एक्ट नहीं होता था, आप लूटते थे, पूछने वाला कोई नहीं था। अब जवाबदाही आपकी तय हो गई है, जवाब आपको देना ही पड़ेगा। जब आप नहीं दे पाओगे तो वही होगा जो किसी और ठगी करने वाले के साथ होता है, किसी और भ्रष्ट आदमी के साथ होता है। धारा 370 और 35 के जाने के बाद कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन पीडीपी पार्टी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती आरोप लगा रही हैं कि अगर सब कुछ सही है तो फिर आर्मी को क्यों नहीं हटाया गया। देखिए, जो बातें महबूबा जी और फारूक जी करते हैं, एक कहता है पाकिस्तान से बात करो, महबूबा जी की स्टेटमेंट है कल की। फारूक जी कहते हैं कि चीन की मदद लेके 370-35 को लाएंगे। ये उन देशों की बात करते हैं जो भारत के अंदर आतंक फैलाने का काम करते हैं, अतिक्रमण करने का काम करते हैं, भारत को कोविड जैसी बीमारी देते हैं। ये उनसे सहयोग मांगने की बात करते हैं। हमने आतंकवाद का भी मुंह तोड़ जवाब दिया, अतिक्रमण का भी दिया और कोविड पर भी अच्छे कदम मोदी सरकार ने उठाए। लेकिन मैं इन दोनों से पूछना चाहता हूं, आप क्यों बार बार पाकिस्तान से बात करने की बात करती हैं? क्या है आपका पाकिस्तान से रिश्ता? आखिरकार जमहूरियत अगर आना चाहती है वोट करने के लिए, आप उनको डराते हो। आप इलेक्शन नहीं होने देना चाहते कि नई पीढ़ी कहीं चुनकर ना आ जाए, नया नेतृत्व खड़ा ना हो जाए, तो आप दोनों के तीनों के परिवारों का क्या होगा? ये चंद परिवारों तक सत्ता को सीमित करने वाले लोग हैं, 70 वर्षों तक राज करके लूटने वाले लोग हैं। ये नहीं चाहते कि कश्मीर में नई नेतृत्व खड़ा हो, नई लीडरशिप खड़ी हो। इसलिए ये पंचायत, बीडीसी और डीडीसी के चुनावों का विरोध कर रहे थे। इनकी चली नहीं तो बहिष्कार कर नहीं पाए। अब इकट्ठे होकर गैंग अप किया है, गैंग बनाया है, तो इनका हाल भी वही होगा जो महागठबंधन का देश में हुआ, यूपी में हुआ, बिहार में हुआ और बाकी राज्यों में हुआ। और कांग्रेस का तो मैं कह दूं, उत्तर प्रदेश में मात्र 2% वोट मिला, गुजरात में 3 सीटें इनकी जमानत जब्त हो गई, बिहार में इनके कारण आरजेडी भी हार गई, यूपी में तो इनका पहले ही बोरिया बिस्तरा बंद था, मणिपुर में भी 5 की 5 सीटें कांग्रेस हारी। इससे पता चलता है जहां जहां कांग्रेस ने हाथ मिलाए, दूसरों की भी सफाई करती चली। यानी कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर भी जब देखा जा रहा था कि गुपकार डिक्लेरेशन में एकजुट होने की बात कही जा रही थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बयान देते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक साथ लड़ने वाली है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि समझ ही नहीं आ रहा कांग्रेस पार्टी को कि आखिर क्या किया जाए, कुछ ऐसा। देखिए, गुपचुप गठबंधन इनका 2001 से पहले का है। प्रदेश के संसाधनों को लूट कर खा गए, जमीनों से लेके बाकी रिसोर्सेज तक को। और ये सांठ-गांठ छिपी नहीं है, ये पर्दे के पीछे है। और आप अलग अलग सीटों पर भी देखोगे तो किसी ने एक का कैंडिडेट हटाया, किसी ने दूसरे का हटाया और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लेकिन जब जनता मन बना लेती है, आप जितने मर्जी ठग बंधन कर लो, ये ठग बंधन वाले, ठगी ठोरी करने वाले, इनकी जनता नहीं सुनेगी, क्योंकि जनता दुखी हो चुकी थी। जनता अब नया जम्मू कश्मीर चाहती है, विकास चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, बच्चों का उज्जवल भविष्य देखना चाहती है, पथराव, बंदूक, भ्रष्टाचार इससे मुक्ति चाहती है। वो चाहती है कि नरेंद्र मोदी जैसे देश को आगे लेकर जा रहे हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर का हिस्सा भी साथ में आगे बढ़े। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि अगर मुस्लिम कोई बात कह दे या फिर प्रतिक्रिया दे दे तो वो मुसलमान पाकिस्तानी, सिख अगर कुछ कह दे तो वो खलिस्तानी, और
किस तरह से अपनी बात को रखा जाएगा? यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग हैं, क्या सिर्फ वही हिंदुस्तानी हैं? देखिए, दो बातें हैं। बात क्या करनी है वो महबूबा जी को समझना पड़ेगा। अगर आप देश के खिलाफ बात करेंगे, कहेंगे कि चुनाव क्यों करवाते हो, आतंकी हमले बढ़ेंगे, तो क्या करें? प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर ना दें? अफसरशाही के माध्यम से क्या प्रदेश को जैसे आप सिस्टम चलाते थे वैसे चलने दें? जम्मू कश्मीर की जनता चाहती बदलाव हो, लोग चुनकर आए, उनके माध्यम से काम हो। हम इनके माध्यम से काम कराएंगे, दिल्ली से पैसा देंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप तिरंगे का अपमान करोगे, पाकिस्तान की भाषा बोलोगी, तो मुंहतोड़ जवाब जम्मू कश्मीर की जनता देगी आपको। इस बार तिरंगे का अपमान कभी भी सहन नहीं होगा। आप पाकिस्तान से हाथ मिलाने की बात करती हो, यह हमें कभी मंजूर नहीं होगा। एक तरफ कहा जाता है कि जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं आएगा तब तक भारत के झंडे को हाथ नहीं लगाया जाएगा, लेकिन कुछ ही पल के बाद जब उनके ही मंत्री से बात की जाती है तो उनके द्वारा कहा जाता है कि तोड़ मड़ोड़ कर इस पूरे बयान को सामने रखा गया। कहा गया था कि झंडा उठाने के लिए नहीं कहा गया था, कि भारत माता का झंडे को तब तक हाथ नहीं लगाएंगी जब तक 370 और 35 से वापस नहीं आता। देखिए, फिर तो उनको इस जिंदगी में और आने वाली जिंदगियों में कभी शायद वो अवसर ना मिले। ना वो कभी वापस मुख्यमंत्री बन पाएंगी, ना कभी अनुच्छेद 370-35 से वापस आ पाएगा, क्योंकि ये सदा सदा के लिए चला गया है। राम नाम सत्य हो गया है, कब्र में दफना दिया गया है, ये कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन महबूबा कहती हैं कि लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हम बरगलाने का काम ही नहीं कर सकते, ये इन लोगों का काम था। मैं पूछना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों से, पिछले 70 सालों के बारे में केवल 70 मिनट सोचिए। क्या मिला इस अलगाववादी सोच से? क्या मिला इनके नारों से? आपके बच्चों को क्या मिल पाया? आपके बच्चों को तो मजबूर कर दिया वो जिंदगी जीने के लिए जिसके वो हकदार नहीं थे। आपके बच्चों की जो काबिलियत थी उसको दबाने का काम किया गया। कश्मीर जो खूबसूरत था उसको पथराव की घटनाओं से दर्दनाक बनाया गया। जो लोग इस स्वर्ग को देखना चाहते थे उनको नर्क वाली पिक्चर कश्मीर की दिखाई गई। कौन लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार? महबूबा जी आपको, फारूक जी आपको और कांग्रेस के नेताओं को जवाब देना होगा। मेरे जम्मू कश्मीर को बदनाम करने का काम आपने कैसे किया? केवल लूटा है, दर्द दिए हैं और पूरी दुनिया भर में एक मजाक बनाकर खड़ा कर दिया। हम अपने जम्मू कश्मीर को, जो नया भी होगा, सुंदर भी होगा, आगे बढ़ने वाला भी होगा, स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित बनाएंगे और आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी आप विकास की राह पर चलते हैं तो वहां पर आपको अकेला चलना है और कई लोगों की बातें भी सुननी है, पत्थर का सामना भी करना है, कांटों से भी गुजरना है, और उसी तरीके से काम करती हुई भारतीय जनता पार्टी भी दिख रही है। लेकिन एक और सवाल यहाँ यही है कि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एक बड़े बड़े फरमान सुनाए जा रहे हैं, उनके पीछे पूरी तरह से हाथ केंद्र सरकार का है, ये भी आरोप अलग अलग पार्टियां लगा रही हैं। देखिए, मुझे लगता है कुछ लोग अपने अलावा किसी और पर विश्वास नहीं करते। अगर जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने इनके भ्रष्टाचार पर नकेल कसी, रोशनी एक्ट में जांच बिठाई, सीबीआई को जांच सौंपी और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया उनके नाम देने के लिए कहा, तो कानून पर तो इनको विश्वास होना चाहिए। इतने इलेक्शन देश भर में हुए, बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की या बाकी सरकारें बनी, ईवीएम के माध्यम से बनी। जब ये हार जाएं तो ईवीएम दोषी, जीत जाएं तो उसकी चर्चा कोई नहीं। अब चुनाव हो, पहला चरण हुआ, इनको लगा इतनी जनता निकल आई, अरे 50-55% वोट पड़ गया। हम तो चाहते थे 2% से ज़्यादा वोट ना हो, महबूबा जी चाहती थी। इनको आदत पड़ गई थी रिगिंग करने की, इनको आदत पड़ गई थी लोगों को डरा के घरों तक रोकने की, इनको आदत पड़ गई थी 5% से नीचे वोट रखकर अपने लोग चुनकर देने की। अब वो जमाना चले गया, लोग डर से बाहर आ चुके हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और नए प्रतिनिधियों को चुनकर अपना विकास कराना चाहते हैं। इसलिए वापस इन संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि इनके भ्रष्टाचार के बारे में कोर्ट ने कैसे कह दिया।
इनके चुनाव के बारे में इलेक्शन कमीशन ने कैसे राय दे दी? अब क्या अब ये तय करेंगे कोर्ट या इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से 3 टायर सिस्टम स्थापित करने की कोशिश की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये एक अहम जो सवाल है वो खड़ा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बार बार आरोप जो है वो केंद्र सरकार पर लगते जा रहे हैं और इस पर प्रतिक्रिया लेना तो बनता ही था। इसीलिए कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने की कोशिश की गई है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी से भी एक प्रतिक्रिया जो है वो सामने रखी जाए, क्योंकि अलग अलग पार्टियां जिस तरह से आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। वाहिदुर रहमान पर्रा की अगर हम बात करें, जो यूथ लीडर हैं और काफी तरीके से उन्होंने अब नॉमिनेशन भी यहां पर भरा था, लेकिन जैसे ही नाम आ जाता है और एनआईए की तरफ से रेड यहां डाली जाती है और गिरफ्तारी हो जाती है, उसका भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया। देखिए, युवा तो जुनेद मट्टू भी हैं, वो भी मेयर चुने गए, हमने भी समर्थन किया, कई और दलों ने भी उनको समर्थन किया है। अगर पारा का इन्वॉल्वमेंट किसी ऐसे केस में है जहां राष्ट्र की सुरक्षा एजेंसियों को जांच करनी पड़ती है और उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, तो मुझे लगता है उनको उस पर पूरी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षा से ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा कि आप पीडीपी के एक नेता होंगे तो आपके ऊपर जांच नहीं हो सकती। पारा क्या, अगर उनकी और बड़े नेता भी कहीं इन्वॉल्व होंगे तो उनकी भी पूरी की पूरी जांच होगी। भारत की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर जो एक महत्वपूर्ण राज्य भारत का है, उसके लोगों की रक्षा सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी। आरोप पर आ जाएंगे जो सीधे तौर पर आप पर लगाए गए हैं कि अनुराग ठाकुर हिमाचल से सांसद भी हैं और वित्त राज्य मंत्री भी केंद्र सरकार के अंदर, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो इस वक्त कानून चल रहा है, जहां पर बाहर से लोग आकर रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, उसी पूरी तरह से कवायद चलाते हुए जम्मू कश्मीर में भी काम होना चाहिए था। यानी कि जिस तरह हिमाचल प्रदेश में कानून लागू किए गए, उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी। मैं विश्वास दिलाता हूं अपने जम्मू कश्मीर के भाई और बहनों को, आपकी जमीन आपकी है, यहां पर लगने वाले उद्योग भी आपके बच्चों को ही रोजगार देंगे। और जैसा हिमाचल में है कि जो किसानों की जमीन है, जो कृषि योग्य भूमि है, वो केवल उसी राज्य का किसान खरीद सकता है जो एग्रीकल्चरिस्ट होगा, जो किसान होगा, कृषक होगा। ऐसा ही जम्मू कश्मीर के लोगों को अधिकार मिलेंगे। हमारे यहाँ पर भी अगर कोई उद्योग लगाना चाहता है हिमाचल में, उसको परमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तब उसको ज़मीन मिलती है। किसी को अगर अपना घर बनाना है तो शहरी क्षेत्रों के आसपास या बाकी ऐसे कस्बे जो हैं जहाँ पर सरकार अलाउ करती है, वहीं पर उनको परमिशन मिलती है। हम जम्मू कश्मीर को भी उसी तरह के अधिकार देने चाहते हैं ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की भी ज़मीनें सुरक्षित रहें, किसान सुरक्षित रहें और उनके अधिकारों का भी पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। हम आपके अधिकार आपको ही देंगे, आपके अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। इसका बात का विश्वास मैं जम्मू कश्मीर के अपने भाई बहनों को बताना चाहता हूँ। बहुत अहम सवाल था ये और इस पर गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर केंद्र सरकार पर यह सवाल उठाया गया है तो जाहिर तौर पर आपने देखा कि अनुराग ठाकुर का क्या कुछ कहना था। वो साफ कहते हुए नजर आए हैं कि बिल्कुल उसी तरीके से हक जो है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जनता को दिए जाएंगे, सिर्फ थोड़ा सा आपको धैर्य रखने की जरूरत है। लेकिन अनुराग जी, एक और बात यहाँ पर यह है कि 181 को लेकर भी बातचीत की गई और उसके साथ ही साथ जम्मू की अगर हम बात करें, कश्मीर की हम बात करें, लघु उद्योग जो यहाँ पर लगाए जाएंगे उनमें लोगों को कितना रोजगार मिलेगा, ये सोचने वाली बात होगी। और सबसे अहम सवाल ये है कि डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट रखा गया जम्मू कश्मीर के अंदर, वो अगर बाहर का कोई आकर यहाँ पर जमीन खरीदता है, उसे कोई भी अपना दस्तावेज नहीं देना है, बिना दस्तावेज के भी वो खरीद सकता है। देखिए, इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों की कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर दूं, हमारे यहाँ पर भी जो उद्योग लगाते हैं उनको कभी ये परमिशन नहीं मिलती कि वो कृषि योग्य ज़मीन खरीद पाएं। केवल हिमाचल के लोग ही वो कर पाते हैं और यहाँ पर भी वही होगा। और लघु उद्योग कोई लगाने आता है, कोई बड़ा उद्योग भी लगाने आता है, तो उसको परमिशन मिलेगी यहाँ पर ज़मीन खरीद कर अपनी इंडस्ट्री लगाने की, साथ में घर बनाना होगा तो उसकी परमिशन मिलेगी, लेकिन वो भी प्रशासन के माध्यम से मिलेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी अपनी मर्जी से आके जहां मर्जी कुछ खरीदना शुरू कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक और सवाल कि सिक्योरिटी को लेकर बातें निकलकर सामने आई हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो नुमाइंदे जुड़े,
जो कार्यकर्ता या जो नुमाइंदे इस वक्त मैदान में उतरे हैं डीडीसी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए, उनकी सिक्योरिटी देखी जाए और जो दूसरी पार्टियों के नुमाइंदे इस वक्त भी उतरे हुए हैं जिनके पास सिक्योरिटी थ्रेट है, उनके पास सिक्योरिटी नहीं है। देखिए, वो आरोप हैं जिनका कोई आधार नहीं है और निराधार बात करने वाले ये निष्क्रिय हो गए नेता हैं जो बाहर निकलना नहीं चाहते, लोग उनको सुनना नहीं चाहते, जिनकी ज़मीन खिसक चुकी है क्योंकि वो कभी ज़मीनी नेता अपने आप को कहते थे, आज ज़मीनों के दलाल बन के रह गए, ज़मीनों पर कब्जा करने वाले बन के रह गए। अब उनके पास ऐसे आरोप लगाने के अलावा कुछ नहीं बचा, उपलब्धि उनकी कोई है नहीं। अब उनको लगता है मोदी जी के किए कामों का क्या करेंगे। वो कैसे कह सकते हैं? 20 साल उन्होंने कहा कि आपकी ये उधमपुर वाली सड़क बनेगी, 4 लेन हाईवे बनेगा, आपके पुंछ के लिए हाईवे बनेगा। कहाँ बन पाया था? नहीं बना। हमने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने। 4 लेन हमने जम्मू कश्मीर को दिया, रेलवे लाइन हमने करनी शुरू की, एम्स, IIT, IIM और मेडिकल कॉलेज हमने ला कर दिए। तो इस पर इनके पास बचता ही कुछ नहीं है कहने के लिए कि आखिरकार केंद्र और प्रदेश में जब गुपकार गैंग की इतनी सरकारें रही, 55 साल कम से कम इन्होंने देश और प्रदेश में राज किया, तो किया क्या? अब बचा कुछ नहीं कहने के लिए, तो आरोप लगाओ। ये सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि सुरक्षा प्रदान करना, और इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हमने तो उनको भी 70 वर्षों तक भारत ने सिक्योरिटी देकर रखी जो भारत के तिरंगे को जलाने का काम करते थे, जो पाकिस्तान का झंडा फहराते थे, सिर्फ इसी उम्मीद के साथ कि उनकी सोच को बदला जाए, उनके मंसूबों को बदला जाए। क्या लगता है कि इस बार जब डीडीसी चुनाव हुए हैं, पहले चरण के चुनाव आपने भी देखे, किस तरह से बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग भी लिया है, महिलाओं की ज्यादातर भागीदारी देखी गई है। आशा जी, शायद पता नहीं आपने वो वीडियो देखा नहीं देखा, एक आदमी अपने परिवार के साथ वोट डालने आया, उसके चेहरे पर जो खुशी थी कि पहली बार वोट डालने का अधिकार मिला। वो पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी आए थे। उसकी पत्नी ने, उसकी बेटियों ने जो बात कही, उसकी बेटी ने कहा कि मैं अपनी माँ को कहती थी, कहाँ यहाँ शादी कर ली, हमें आज भी रेफ्यूजी 70 सालों के बाद कहते हैं। 20 साल की उसकी उम्र लड़की को रोने लायक हो गई कि हमारा ये दर्जा रेफ्यूजी वाला हटा, हमें चुनाव लड़ने का, वोट डालने का, नौकरी पाने का, प्रमोशन लेने का अधिकार दिया तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आप कल्पना कीजिए, जिनकी 3-3 पीढ़ियां यहां पर हो गई, उनके पास अधिकार नहीं थे, बल्कि दुनिया भर के देशों में जहां कोई जन्म ले ले, वहां पैदाइश हो तो उसको वहां की सिटीजनशिप दे दी जाती है। तो ये तो हमारे अपने थे जो विभाजन के समय या उसके बाद प्रताड़ना जिनकी हुई और अपने देश भारत में आए, इनका पूरा हक था। इनको हक देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने। वीडियो हमने बखूबी देखी थी अनुराग जी, और बहुत ही दिल को छूने वाली वो वीडियो थी जब वो बच्ची बोल रही थी। और जाहिर तौर पर जब आप इतने सालों से एक जगह पर रह रहे हैं, वहाँ के नुमाइंदे आप नहीं गिने जाते हैं, और जब आपको पहली बार वो हक मिलता है, वो खुशी क्या रहती है वो उस बच्ची की आंखों से झलक रही थी। लेकिन गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, POJ के रिफ्यूजीज, मुजफ्फराबादी जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, शरणार्थी जिन्हें हम गिनते हैं, उन लोगों को वोट डालने का अधिकार मिला। उनमें से कई ऐसे लोग थे जो डीडीसी चुनावों में भाग भी ले रहे थे, और पहली बार उनकी जिंदगी में शायद ऐसा पल आया है। वो बहुत खुशी की बात थी। लेकिन आरोप पर आरोप और प्रत्यारोप जो है वो लगते जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और जाहिर तौर पर हर एक पार्टी जो है वो अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, इसमें कोई दुराहे नहीं है। लेकिन दूसरे, तीसरे, चौथे चरण जैसे 8 चरणों में जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होने हैं। क्या लगता है कि आम जनता क्या देखकर अपने नुमाइंदे को अपने सामने जो है वो खड़ा होते हुए देखना चाहती है? देखिए, तो जनता के ऊपर निर्भर करता है वो कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं। जैसा समाज वैसे प्रतिनिधि। और मैं इतना ही जनता से कहना चाहता हूं कि उनको चुनिए जो सेवा करना जाने। अगर मैं दिल्ली से मोदी जी के आदेश पर पैसा भेज भी दूं तो मेरे जम्मू कश्मीर में वो हमारे जिला परिषद के सदस्य हों जो आपके क्षेत्र की सेवा कर सकें। और कम से कम अगर भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि होंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा के प्रतिनिधियों से हम अच्छी तरह से काम करवाएंगे ताकि मोदी जी के द्वारा दिल्ली से भेजा गया पैसा एक एक पाई आपके विकास पर खर्च हो। उनकी हम जवाबदेही तय करेंगे, पारदर्शिता कामकाज में लाएंगे, और ये ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी
ये मोदी जी ने ही तय किए हैं। 6.5 वर्षों में एक भी घोटाला मोदी सरकार में नहीं हुआ। जवाबदेही अपनी सरकार की तय की। 10 करोड़ परिवारों को शौचालय बनाकर दिए, 7 करोड़ बहनों को रसोई गैस के सिलेंडर दिए, हमने 40 करोड़ बैंक खाते खोले, 50 करोड़ लोगों को 5-5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त में दिया, हर गांव तक बिजली पहुंचाई, हर परिवार को 4-4 एलईडी के बल्ब दिए। और जम्मू कश्मीर तो देश नहीं दुनिया का पहला ऐसा राज्य है जहां 5-5 लाख रुपए का इलाज हर परिवार को बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है। ये मोदी जी ने मंजूर किया है। एक्ट का नाम रोशनी इसलिए रखा गया था कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को रोशन करना था, लेकिन शायद वो रोशनी कहीं गुम हो गई और उस पर भी कार्यवाही अभी चल रही है। क्या लगता है आने वाले समय में और भी नाम निकल कर सामने आएंगे? बिल्कुल, जिस रोशनी एक्ट से रोशन होने थे प्रदेश के आशियाने, उस रोशनी एक्ट से केवल जमीनों पर कब्जा करने चले गुपकार गैंग के ये नेता। और 25,000 करोड़ भी नहीं आए, ना पन बिजली परियोजनाएं लगी, बदले में 3.5 लाख कनाल जमीन इस प्रदेश की गबन कर गए, कब्जा कर गए। ये सोच थी इन लोगों की, लेकिन एक विश्वास में जनता को जरूर दिलाने जा रहा हूं। हाई कोर्ट इसको स्वयं देख रही, सीबीआई जांच कर रही है। अगर फारूक जी, आपने, आपकी पार्टी ने, पीडीपी ने अपने दफ्तर, अपने घर, आपके मंत्रियों ने, आपके अधिकारियों ने जंगलात की ज़मीनों पर, सरकारी ज़मीनों पर बनाए हैं, तो मैं प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं, हम ये जंगलात, सरकारी ज़मीनें वापस भी लेंगे। जंगलात वाली वन विभाग की उनको वापस कराएंगे ताकि वापस जंगल लग सके और सरकारी ज़मीनें वापस सरकार को मिल सके। इन पर फारूक अब्दुल्ला जी का कोई हक नहीं, महबूबा मुफ्ती जी, इनकी पार्टी का कोई हक नहीं, इनके भ्रष्ट नेताओं का कोई हक नहीं। ये तो कब्जाधारी हैं जिन्होंने वर्षों तक राज किया, दुनिया भर में प्रॉपर्टीज बनाई, लेकिन जम्मू कश्मीर की ज़मीनों पर कब्जे करके भी अपने आलीशान बंगले बनाए। क्या प्रदेश की जनता ऐसे भ्रष्ट नेताओं को और इनकी सोच को, इनके पार्टी को, इनके नेताओं को समर्थन करेगी? क्या ये चेतावनी थी? इसको चेतावनी लीजिए या स्पष्ट बात समझ लीजिए। हम ना भ्रष्टाचार करते हैं ना सहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त शासन, ये हमारा नारा है, हमने करके दिखाया है और सुशासन युक्त सरकार हमने दी है, केंद्र में भी और यहां पर भी देंगे। बिल्कुल, अच्छे से चेतावनी जो है वो अनुराग जी ने दी है और जाहिर तौर पर उन लोगों को दी है जिन्होंने भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया है, और जिसने नहीं बढ़ाया है उसे तो डरने की जरूरत ही नहीं है। ये चेतावनी उन लोगों के लिए थी जिन्होंने भ्रष्टाचार को जम्मू कश्मीर के अंदर चरम पर लाया। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जाहिर तौर पर जो आरोप लगाए गए हैं, एक एक आरोप पर बात की गई है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी पर अगर गुपकार डिक्लेरेशन की तरफ से, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा महागठबंधन अगर कोई है तो वो गुपकार डिक्लेरेशन है, जो बड़े बड़े दावे और वादे लोगों के साथ करता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो भी मैदान में है, लेकिन देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी या फिर गुपकार डिक्लेरेशन और उसके साथ ही साथ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, गेंद किसके पाले में आम जनता डालेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो अब डीडीसी चुनावों की जिस तरह से बातें भी हो रही हैं और दौर एक शुरू कर दिया गया है, 3 टायर सिस्टम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर स्थापित होने जा रहा है, विकास की राह पर जम्मू कश्मीर चलने वाला है, तो जाहिर तौर पर जनता जनार्दन है और जनता को ही सोच विचार करना है कि आखिर किसे जिताकर सामने लाना है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।